मालकिन ने अपने घर के ड्राइवर को अपने कमरे में बुलाया और ये बात एक नौकर देखकर उसकी सास को फ़ोन कर देता है। सास जो होती है जब वो देखती है कि हाँ भाई ड्राइवर कमरे के अंदर गया है और बहू ने घर के दरवाजे बंद कर लिए हैं तो कमरे के, तो उसके बाद वो सीधा अपने बेटे के पास फ़ोन करती है और कहती है कि आजा, जो कुछ मैं बता रही थी वो सच है और अपनी आंखों से देख ले। उसके बाद बेटा आता है, बड़ा ही गर्म स्वभाव में दरवाज़ा खुलवाता है तो अंदर पत्नी और ड्राइवर बैठकर हंस कर बातें कर रहे थे। लेकिन तभी जब पति उसे बात करता, बहसा बहसी होती है, खूब एक दूसरे से काफ़ी सारी बातें होती हैं, लेकिन उसके बाद अंत में जो रिजल्ट निकलता है उसे सुनकर जो पति होता है वह उसके सामने हाथ जोड़ लेता है और कहता है कि माफ़ कर दो मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब कैसे भी करके इन सब चीज़ों को बंद करो, मैं ये सहन नहीं कर सकता। क्या हुआ था ऐसा और क्यों मालकिन ड्राइवर को अपने कमरे में ले गई थी, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि इंसान के जीवन में कौन कौन से पहलू भी आ सकते हैं और एक व्यक्ति केवल एक बात के लिए क्या क्या हद तक गुजर सकता है। ये सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी और देखने को मिलेंगी। ये कहानी स्टार्ट होती है राजस्थान के जयपुर के एक बड़े ही समृद्ध परिवार से, जिस परिवार के अंदर एक पूनम नाम की लड़की रहा करती है। लड़की क्या, वो उस घर की बहू है, बेहद ही खूबसूरत है और खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है। साथ में उसका पति जिसका नाम विक्रम होता है और विक्रम पैसे वाला है, यानी कि एक तरह से आप सेठ जी टाइप कह सकते हो कि भाई पैसा ही पैसा उसे चाहिए और पैसे कमाने के लिए वो दिन रात चैन नींद सब कुछ उजाड़ देता है और उसे केवल पैसा ही पैसा चाहिए, उसे किसी और चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। दिन रात अपने बिजनेस में लगा रहना, रात को देर रात तक बिजनेस का काम करना, फिर जाकर सो जाना, फिर सुबह उठते ही फिर से बिजनेस में लग जाना। उसकी जो पत्नी होती है अपने पति के प्यार के लिए काफ़ी तरस रही थी और ये तड़प अब की नहीं है, क्योंकि 6 साल हो गए इनकी शादी को और 6 साल से पति पत्नी ने खुशी के बस 10-12 दिन बिताए हैं और 10-12 दिन से ज़्यादा खुशी के दिन नहीं बिताए हैं। वो दोनों तो एक दूसरे के लिए ऐसे रहा करते जैसे कि केवल इनका रिलेशन है कि पति पत्नी का है, लेकिन कभी भी जब पत्नी अपने पति के नज़दीक आने की कोशिश किया करती है, उस पर लाड़ जताने की कोशिश किया करती है, तो पति उससे दूर हो जाता है और एकदम से जो पत्नी है उसकी आंखों में आंसू आ जाते और वह भी थोड़ा सा गुस्सा होकर अलग से लेट जाती है। ये बातें चल रही थी, लेकिन पैसों की उस घर में कोई भी कमी नहीं थी, ना ही ये लड़की जो थी उसके घर वालों के पास पैसों की कोई कमी थी। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता दोस्तों, आप लोग भी समझते हो इस बात को कि हर इंसान की कुछ ज़रूरतें होती हैं और वो ज़रूरतें इस महिला की पूरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी को जी रही थी क्योंकि उसका पति उसे प्यार किया करता था, उसके लिए किसी भी सामान की कमी नहीं रहने देता था। बस उसके दिमाग में एक यही बात होती है कि भाई पैसा कमाना है, जितना कमा सकें और बाद में देखा जाएगा सब कुछ। वो कई बार इशारे भी देती है कि भाई बच्चा नहीं हुआ है, 6 साल हो गए शादी को, लेकिन इस बात से ना तो पति को कोई फर्क पड़ता है ना उसकी फैमिली को कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि उनके लिए तो वो बेटा पैसे कमाने वाली मशीन था और ये बात से उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब तभी रक्षाबंधन आ जाता है और रक्षाबंधन पर जो पत्नी होती है वो अपने पति से कहने लगती है कि चलो मुझे ना राखी बांधने के लिए अपने भाइयों के पास जाना है और तुम लेकर चलो मुझे अपने साथ। अब इस बात को सुनकर वो कहता है देखो मेरे पास टाइम नहीं है और तुम ऐसा करो, हमारा ड्राइवर है उसे अपने साथ ले जाओ और वो तुम्हें वहाँ पर ले जाएगा विनय, और वहाँ से वापस ले आएगा, बहुत ही अच्छा लड़का है। अब जो विनय होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। विनय अपने माता पिता की इकलौती संतान है और विनय की जो माँ है वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहा करती है, तो इसीलिए उसका जो पिता है वह भी मजदूरी किया करता है और जो विनय है वह पढ़ा लिखा काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, स्मार्ट है, लेकिन उसके बाद भी वह यहाँ पर ड्राइवर की नौकरी किया करता है क्योंकि उसकी माँ की तबीयत खराब रहा करती है और उसके इलाज के लिए उसे पैसे चाहिए होते हैं। इसीलिए जो विनय है वो अपनी अच्छी खासी पढ़ाई होने के बावजूद भी ड्राइवर की नौकरी कर रहा है और इनके हर हुक्म को बजाया करता है। इसके बाद जो विनय होता है जब उसे कहा जाता है कि भाई अपनी मालकिन को ऐसे ऐसे ले जाना है, तो उसके बाद वह उसे ले जाने लगता है और मालकिन अक्सर विनय से भैया कहकर बात किया करती थी क्योंकि उसका व्यवहार बड़ा ही अच्छा था और इसीलिए भाई भाई कहकर वह उससे बात किया करती थी और जब पति बोल देता तो उसके साथ गाड़ी में चलने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन मालकिन के चेहरे की जो उदासी है वो सभी को दिखाई दिया करती है और इस उदासी को देखने के बाद यहाँ पर सभी नौकर समझते हैं कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है मालकिन के साथ, या तो उनकी तबीयत खराब रहा करती है, उन्हें ये घर पसंद नहीं है या कोई ना कोई दिक्कत है। ऐसी बातें उनके दिमाग में नौकरों के में चला करती। ये बातें विनय के दिमाग में भी चलती है, लेकिन विनय ज़्यादा नहीं बोलता है क्योंकि उसे पता है कि अगर छोटी सी गलती कर दी तो एक गलती ही मेरे परिवार को रोड पर ला सकती है, क्योंकि उन दोनों बाप बेटों की जो कमाई होती है उसी से उनकी माँ का इलाज
हो रहा था, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। तो इसीलिए वो चुपचाप उसे बिठाता है, उसके सामान को रखता है और सामान को रखने के बाद उसे लेकर उस तरफ चलने लगता है जहाँ के लिए वो कहने लगती है। दरअसल यहाँ से उसे पानीपत जाना था, क्योंकि पानीपत में उसका मायका था और जयपुर में बड़े घराने में उसकी शादी हुई थी। अब यहाँ से जाते वक्त रास्ते में अचानक से उसे याद आती है अपनी एक सहेली के बारे में और वो कहने लगती है कि विनय भैया, रास्ते में मेरी सहेली का घर पड़ता है, क्या हम वहाँ पर जा सकते हैं? तो उसके बाद वो कहता है कि हाँ मालकिन, आप जैसा कहोगी वैसा हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद वह उसकी सहेली के घर पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद ये लोगों की अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है। लेकिन जो सहेली होती है वो एकदम से विनय और मालकिन को एक साथ देखती है, यानी ड्राइवर और उसकी मालकिन को एक साथ देखती है, तो एकदम से कहने लगती है, अरे पूनम जीजा जी तो बहुत स्मार्ट है, मैं तुम्हारी शादी में तो नहीं आ पाई, लेकिन अब देख कर लगता है कि मैंने गलती कर दी, मुझे आना चाहिए था। अब इस बात को सुनते एकदम से जो पूनम होती है वह एकदम से शर्मा जाती है और कहती है, अरे तू पागल तो नहीं हो गई, ये विनय भैया है हमारे घर के ड्राइवर और यही मुझे ले जा रहे हैं गांव तक। इस बात को सुनकर यहाँ पर विनय जो होता है वह भी शर्मा जाता है और कहता है कि आप भी कैसी बात कर रही हो। उसके बाद यहाँ पर वो कहती है, सॉरी मुझसे गलती हो गई और कोई बात नहीं, बैठो। एक साथ बैठकर वो चाय पानी पीते हैं और दोनों एक साथ ही रहते हैं और एक साथ बैठकर जब चाय पानी पीते हैं वहाँ पर वो बातें करती है, तो उसके बाद वो लोग थोड़ी देरी वहाँ पर रुक पाते हैं और उसके बाद फिर से सफ़र तय कर देते हैं। अपनी सहेली से विदा लेने के बाद जो पूनम है वो दोबारा से गाड़ी में बैठती है विनय के साथ और विनय और पूनम चलने लगते हैं। तभी यहाँ पर जो विनय होता है वो पूनम से बात करने की हिम्मत करता कहता है कि मालकिन, मैं जब से यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ मैं एक बात नोटिस किया करता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो क्या आपसे पूछ सकता हूँ? क्योंकि उस बात के होने के बाद, यानी जब उसने कहा था तो वह कहती है कि भैया बुरा मत मानना, मेरी सहेली को थोड़ी ना पता था कि आप मेरे भैया सामान लगते हो। तो यहाँ पर एक बहन भाई का सा कॉम्बिनेशन सा बन गया था। ऊपर से जो विनय होता उसकी कोई बहन भी नहीं थी, तो वो कहने लगता है कि अगर आप बुरा ना मानो तो क्या पूछ सकता हूँ? क्योंकि उसके बाद उसने कह दिया था कि ये तो मेरे भाई के जैसा है। अब दूसरे के सामने जब ये कह दिया कि भाई जैसा है तो वो तो बहुत बड़ी बात होती है ना एक नौकर के लिए। तो वह भी अपने मन में सोचने लगता है कि जब मुझे भाई कहा करती हैं तो क्यों ना भाई बहन वाले फर्ज जो भी है, बहन के जो फर्ज हुआ करते हैं भाई के लिए, वो भी सारे मैं निभाऊं। तो इसीलिए वो कहने लगता है कि देखिए मालकिन, आप बुरा तो मानना मत, आप क्या मैं जान सकता हूँ आप उदास काफ़ी रहा करती हो। तो जो पूनम होती है वो कहती है, अरे कुछ नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वैसी छोटी मोटी टेंशन रहा करती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जो लड़का होता है वो चुप रह जाता है कि भाई मालकिन है, कुछ ज़्यादा कहेगा तो कहीं नौकरी पर बात ना जाए। और इसके बाद धीरे धीरे सफ़र तय होता है। सफ़र तय होने के बाद सुबह के चले थे और शाम तक ये अपने मायके में पहुंच जाती है और वहां पर जाने के बाद जो इसके मायके वाले होते हैं वो भी जो विनय होता है, उन्हें पता था कि भाई ड्राइवर है, लेकिन ये लड़की कह देती है कि भैया के सामान है और बिल्कुल अच्छी तरह से लेकर आए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो इन्हें अच्छी तरह से रखना। इस बात को सुनकर वो भी उसकी अच्छी तरह से आओ भगत करते हैं और उन्हें घर के अंदर बिठाते हैं और बिल्कुल भी ये महसूस नहीं होने देते कि भाई ये नौकर है और ये हम लोग मालिक हैं। वहाँ पर उसका अच्छे से आदर सत्कार होता है और जब रक्षाबंधन वाला दिन होता है तो वहीं पर विनय बैठा हुआ था, वहीं पर उसके भाई बैठे हुए थे और जब वो अपने भाइयों को राखी बांधती है पूनम, तो उसी समय जो विनय होता है ये बात देखकर उसकी आंख से आंसू छलकते हैं और जैसे ही पूनम उसकी तरफ देखने को होती है तो एकदम से वो अपने आंसू पहुँचकर मुड़कर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उससे पहले पूनम ने उसकी आंख के आंसू देख लिए थे और वो कहने लगती है, भैया क्या हुआ, आपकी आंखों में आंसू कैसे? तो उसके बाद यहाँ पर वो कहता है नहीं मालकिन कुछ भी नहीं है। तो वो कहने लगते हैं, अरे भैया मैं जब पूछ रही तो बता तो सही क्या बात है। तो उसके बाद जो विनय होता है वो कहता है कि मालकिन दरअसल मेरी कोई बहन नहीं है ना, तो मैं हर रक्षाबंधन पर जब अड़ोस पड़ोस में रक्षाबंधन मनते हुए देखा करता था तो माँ से जिद किया करता था कि माँ मेरी बहन कहाँ है, मेरी बहन कब आएगी? तो माँ कहती है कि बेटा अब तुम्हारी बहन नहीं आएगी, तुम भी इन्हीं से राखी बंधवा लो। लेकिन मैं जब उनसे राखी बंधवाने के लिए जाया करता था तो वो लड़कियां मुझे राखी नहीं बांधती हैं, कहती है कि हम तुझे क्यों बांधे, हमारा भाई है हम तो उनको बांधेंगे। यानी कि बच्चों में होता है ना, ऐसी कुछ बातें हो जाती हैं और उन बातों के चलते मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं और वही बचपन के पल मुझे फिर से याद आ गए, इसीलिए मैं बाहर की तरफ चला गया। ऐसा कहकर फिर से उसकी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन तभी जो पूनम होती है वो कहती है, अरे भैया ये तो बड़ी छोटी बात कर दी आपने, आओ मैं बांधती हूँ आपको राखी और आज से आप मुझे अपनी बहन मान सकते हो, बड़ी बहन मानकर बेशक मुझे अपनी बहन कहकर संबोधित कर सकते हो। इस बात को कहकर वह उसकी कलाई आगे बढ़वाती है और उसके बाद उसे राखी बांधती है। अब जो विनय होता उसके पास ज़्यादा कुछ तो नहीं था, जेब में 100 रुपये पड़े हुए थे और 100 रुपये निकालकर वो अपनी बहन के सामने थाली में रख देता है।
इस बात को देखकर जो पूनम होती है वह भी बड़ी खुश होती है और उन 100 रुपयों को निकालकर सबसे पहले अपने पर्स में रखती है। और उसके बाद उसके भाइयों ने जो कड्डियाँ दी थी 500 रुपये की, 50 हज़ार रुपये उन्होंने दिए थे, क्योंकि लाडली बहन थी तो इसीलिए उन पैसों को बाद में रख लेती है। इसके बाद वहाँ पर रक्षाबंधन मनाने के बाद वो लोग वापस आते हैं अगले दिन। और जब अगले दिन वो वापस आ रहे थे तो रास्ते में अचानक से इनको भूख लगती है और ये दोनों एक रेस्टोरेंट पर गाड़ी लगा देते हैं। वहाँ पर गाड़ी लगाने के बाद एक पति पत्नी का जोड़ा जो पूनम और विनय की बेंच के सामने बैठा हुआ था और वो लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे और यहाँ पर पति अपने हाथों से अपनी पत्नी को खाना खिला रहा था। ये बात देखते ही जो पूनम होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब जैसे ही पूनम की आंख में वो आंसू देखता है तो कहने लगता है कि बहन रो क्यों रही हो, क्योंकि अब तक वो उसे बहन ही कहने लगा था और उसने भी कहा था कि तुम मुझे दीदी कह सकते हो, बहन कह सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद वह जब कहता है कि दीदी रो क्यों रही हो, तो यहाँ पर जो पूनम है वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं। तो वो कहता है कि देखो आपने मुझे राखी बांधी है तो मैं आपका भाई हूँ, आपको मुझे बताना होगा और जो भी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर वह कहने लगते हैं अरे भैया उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन तभी वो कहता है कि बहन आपको मुझे बताना होगा और बिल्कुल भी रोना बंद करो। तो उसके बाद जो बहन होती है वो अपने भाई को वो सारी बातें बता देती है कि भाई हम दोनों पति पत्नी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और इसी वजह से मैं ज़्यादा उदास रहा करती हूँ, क्योंकि वो मुझे टाइम ही नहीं दे पाते, सारा टाइम पैसे को दे दिया करते हैं। तो यहाँ पर जो लड़का होता है विनय वो कहते हैं कि वैसे तो साहब बहुत अच्छे हैं, कहीं ऐसा वैसा चक्कर मत समझना आप, कहीं बाहर कोई चक्कर हो, बस वो पैसा ही कमाया करते हैं, लेकिन ऐसा क्या करेगी जो ऐसा हो जाए। ऐसा कहकर वह उनके सामने सोचने का दिखावा करने लग जाए, देखने लगता है, वह सोचने की जैसे होता है ना, जैसे सोचा करता है आदमी उस तरह से करने लगता है। अब जो लड़की होती है वो कहती है रहने दो, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, जो होगा सो देखा जाएगा, जो भाग्य में लिखा वही होकर रहेगा। लेकिन तभी थोड़ी देर सोचने के बाद जो लड़का होता है विनय वो कहता है कि बहन दीदी एक काम तो हो सकता है अगर आप चाहो तो। वो पूछती है कि क्या। तो यहाँ पर वह कहता है देखो मैं ज़्यादा उम्र तो मेरी नहीं है, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में मैंने दुनिया देखी है, और अगर किसी पति को ये पता चल जाए कि उसकी पत्नी का अफेयर चला हुआ है तो उसके बाद जो पत्नी होती है वह एकदम से, जो पति होता है वो एकदम से आग बबूला हो जाता है और ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। इस बात को सुनकर वो कहती है कि सच में। तो वो कहता है कि हाँ शायद हो सकता है एक बार काम कर जाए, आप एक बार ऐसा जता कर देखो, हालांकि ऐसा कुछ करना नहीं है, ये बहुत ही गलत बात होती है। तो वो कहती है कि हाँ बात तो सही है, लेकिन कैसे करूंगी मैं। तो उसके बाद वो कहता है कि देखो किसी लड़के को पैसे वगैरह देकर या फिर कैसे भी अपना आपकी कोई जानकारी का हो तो उस लड़के को बार बार अपने पास बुलाओ, बाकी तो घर के नौकर अपने आप कर देते हैं, क्योंकि घर के नौकर जो होते हैं वो मालिकों के बारे में आपस में बात किया करते हैं और ये बातें धीरे धीरे मालिक तक अपने आप पहुंच जाएंगी, यानी कि सर तक अपने आप पहुंच जाएंगी। और आप ऐसा कर देना कि भाई बार बार जब उसे मिलने के लिए बुलाओगी तो उसके बाद थोड़ा सा हंस लेना, मुस्कुरा लेना या उसे अपने कमरे में बैठा लेना, यही सभी चीज़ों से सब काम हो जाएगा। यह बात सुनकर जो लड़की होती है वो कहती है कि अब लड़का कहाँ से लाऊंगी मैं, मेरी तो जानकारी में कोई ऐसा लड़का है भी नहीं, और अगर होगा भी तो फिर हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए। तो यहाँ पर जो लड़का होता है वो कहता है विनय कि दीदी आपको ये काम तो करना ही होगा। उसके बाद जो दीदी होती है वह विनय की तरफ देखती है और कहती है कि तुम भी तो काफ़ी हैंडसम हो, हम भाई बहन भी हैं, तो क्यों ना तुम ही इस चीज़ में मेरी मदद कर दो और तुम्हारे साथ मुझे कोई कैसी भी प्रॉब्लम भी नहीं होगी और कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर वह मना करने लगता, कहता है कि नहीं दीदी मेरी नौकरी चली जाएगी और मैं गड़बड़ में पड़ जाऊंगा। तो यहाँ पर जो लड़की होती है वो कहती है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना, नौकरी को तुम्हारी भी दिक्कत नहीं आने दूंगी और जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही करो और उसके बाद नौकर अपने आप काम कर देंगे तो ये काम हो जाएगा। उसके बाद वो वापस लौटती है और ये लड़का भी मजबूरी में हामी भर लेता है, कहता है कि जब मैंने दीदी बोल दिया है तो फर्ज को भी निभाऊंगा, चाहे जो भी हो जाए कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद ऐसे हुआ करता, दोनों बहन भाई तो थे लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए वो ऐसा प्रेडिक्ट करते हैं कि जैसे वो उन लोगों के बीच में कुछ ना कुछ अवैध संबंधों का सिलसिला चल रहा हो। यहाँ पर नौकरों के साथ भी जब नौकर पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो मालकिन के कमरे में, तो यहाँ पर वह मुस्कुरा जाया करता है और दिन में कई कई बार वह मालकिन के कमरे तक जाया करता और थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला करता। इस बात को जब नौकर देखते हैं तो ये बात को सीधा जो लड़का होता है विक्रम उसकी माँ तक पहुँचा देते हैं और जब विक्रम की माँ ये बात सुनती है तो कहने लगती है कि अगर अब की बार वो जाए तो मुझे बताना। इसी वजह से यहाँ पर जो लड़की होती है पूनम, वह जब उसे बुलाती है तो यहाँ पर जो नौकर होता है वह उसे बताता और बताने के बाद जैसे ही ये बात
माँ को पता चलती है तो माँ जो होती है वो अपने बेटे को बुला लेती है, कहती है कि जल्दी से यहाँ पर आओ और ऐसे घर में तो बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि इससे पहले उसने पूरी बातें कर ली थी कि हो सकता है इनका चक्कर चल रहा हो, क्योंकि अक्सर बड़े घरों में ऐसा हुआ करता है। तो जो पति होता है वह आग बबूला होकर घर पर आता है और जोर जोर से दरवाजे को खटखटाने लगता है। लेकिन जब वह जोर से दरवाजा खटखटाता है तो यहाँ पर जो लड़की होती है वो हंसते हुए दरवाजा खोलती है, और जैसे दरवाजा खोलती है तो सामने उस कमरे के अंदर विनय बैठा हुआ था और वह मुस्कुरा रहा था, कह रहा था कि आइए मालिक आइए बैठिए। लेकिन तभी यहाँ पर जो लड़का होता है विक्रम, यानी कि उसका जो पति था, वह आग बबूला हो जाता और कहने लगता कि ये तुम क्या कर रही थी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है ये सब कुछ करने के लिए। तो यहाँ पर जो पत्नी होती है वो कहती है कि शर्म किसे कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई? आप तक कितने दिन हो गए हमारी शादी को और मुझे बच्चा नहीं है, तुम कहाँ मुझे इस तरह का टाइम दिया करते हो, तो फिर तो मेरा जो मन करेगा वो मैं करूँगी ही। इस बात को सुनकर जो पति होता है वह और भी आग बबूला होता है और उसे धमकाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर जो पत्नी है उल्टा उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि मेरी गलती क्या है, गलती बताओ मेरी। मैंने तो भुतेरी काफ़ी 6 साल से मैं कोशिश कर रही हूँ और 6 साल से तुमने एक बार भी मेरी तरफ गौर नहीं दी कि भाई ये पत्नी, इसकी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं, पैसों से सब कुछ नहीं हुआ करता, पैसे सब कुछ नहीं होते और भी बहुत कुछ होता है। मैं तुमसे प्यार करती थी और तुम्हारे लिए पूरी तरह से लॉयल थी, लेकिन उसके बाद भी तुमने ऐसा किया तो मुझे मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। और मैं तो क्या, कोई भी अगर तुम्हारी लाइफ में आएगी वो ऐसा ही करेगी। तुम्हें कभी भी ऐसी पत्नी नहीं मिल सकती जो तुम्हारे साथ बिल्कुल लॉयल हो, पूरी तरह से रह कर सके, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं सोची थी, लेकिन तुमने ये सारी चीज़ें करवा दी। इस बात को सुनकर जो पति होता है वह जब सोचता है कि भाई उसने सच में ऐसा किया है तो कहने लगता है कि देखो ये सब भी ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ करता, मुझसे कह देती तो वो कहती है कि मैंने कई बार कहा था, शायद तुमने सुना नहीं। यहाँ पर जो लड़का होता है उसकी तरफ वो देखता है और कहता है कि तुम्हें भी शर्म नहीं आई, हमने तुम्हें रोजी रोटी दी और उसके बाद तुमने इसी परिवार के साथ ऐसा कर दिया। लेकिन तभी जो लड़की होती है वह उसके सामने खड़ी हो जाती है, कहती है कि खबरदार से अगर एक भी बात कही तो जो कुछ भी है मुझसे बात करो और किसी से नहीं। यहाँ पर पति गर्म होता है, उस पर हाथ उठाने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसे खबरदार करती है और कहती है कि अगर मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की ना तो मैं तुम पर ढेर सारे केस लाद दूंगी और फिर देखती हूँ कि तुम कैसे पैसा कमा पाते हो। इसीलिए कहती हूँ कि होशियार हो जाओ और बिल्कुल दूर रहो मुझसे। ऐसा कहकर वो उसे खामोश कर देती है और जब वह ये मतलब अपना जो पूरा रूप है वो दिखा देती है कि भाई मैं केस भी कर सकती हूँ, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती, यहीं पर रहूँगी और ये सब कुछ तुम्हारे आंखों के सामने करूँगी, तो उसके बाद पति को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके बाद वह अपनी आंखों में आंसू ले आता है और मन ही मन सोचकर कहता है कि सच में ही गलती तो मेरी थी, लेकिन अब तुम ऐसा मत करो, हम लोग अच्छी तरह से रहेंगे, जो कुछ भी हुआ है उस सबको भूल जाओ। लेकिन जो पत्नी है वो कहने लगती है कि क्या अब तुम मुझे पहली सी निगाहों से देख सकोगे जैसा तुम पहले देखा करते थे, क्योंकि अब तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकी है। तो उसके बाद वो कहता है कि गलती मेरी थी, भले ही मैं इसको पूरी उम्र भर अपना सजा समझकर भुगतूं, लेकिन मैं देखूंगा जो होगा सो देखा जाएगा। तभी यहाँ पर जो पत्नी होती है वह उसे सच बता देती है, कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पर जो सास होती है वह तो इस बात को सुनकर पक्का समझ चुकी थी और कहती है कि नहीं ऐसा ही है और ये तो बहुत गड़बड़ है, झूठ बोल रही है फिलहाल ये अपनी बात को छुपाने के लिए और इस घर में बने रहने के लिए। बेटा इसे तलाक दे दो। यहाँ पर वो कहती है कि माँ जी देख लो, तलाक तो दे देना, लेकिन मैं आधी प्रॉपर्टी लेकर जाऊँगी। तो यहाँ पर जो बेटा होता है विनय विक्रम वो कहता है कि अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, आप रहने दो, ये सही कह रही है। वो कहती है कि सही मैं कह नहीं रही हूँ, मेरे पास पूरे प्रमाण हैं, आप मेरे भाइयों के पास फ़ोन करके देख लो, मैं तो इसे भाई माना करती हूँ और पहले भी भाई कहकर पुकारा करती थी। यहाँ पर वह पूरी कहानी जो उनके बीच में रास्ते में हुआ था वो सारी बातें बताती है और इन बातों को सुनने के बाद विनय को जो विक्रम होता है उसे विश्वास आ जाता है और विनय भी बताता है कि हाँ मालिक मैं तो कत्ती बिल्कुल बहन ही समझा करता हूँ, बड़ी बहन की तरह इन्होंने मुझे राखी बांधी है क्योंकि मेरी कोई बहन नहीं है। अब ये बात जो मालिक होता है उसे पता था कि भाई इसकी कोई बहन नहीं है और इसीलिए वह उसकी पूरी बातों पर विश्वास कर लेता है और यहाँ से दोनों एक साथ अपने जीवन को अच्छी तरह से जीते हैं। इधर जो विनय होता है उसकी माँ के बीमारी के बारे में जब उन्हें पता चलता है तो वो लोग उसके इलाज करवाते हैं और उसे अब घर का सदस्य ही समझा करते हैं। वो भी भाई बहन दीदी दीदी कहकर बुलाया करता है और अब फिलहाल के समय में वो जो विक्रम होता है उससे जीजाजी कहा करता है। लेकिन फिलहाल उनके जो पति पत्नी का जीवन है वो बड़ा ही अच्छी तरह से चल रहा है, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी।
आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।